Hello students, this is Rakesh. Welcome to the channel of अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हम जो है रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं और इससे पहले हमने लेक्चर 1 किया था जिसमें कि हमने रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर सीखा था। ओके, इससे कुछ रिलेटेड सवाल भी कराए थे हमने। अब उसके बाद आज हम सीखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके आगे के लेक्चर्स भी स्फेरिकल मिरर के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। तो देखिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जैसे कि पहले के सेशन में हम होमवर्क किया करते थे वैसे ही आप होमवर्क यहाँ भी करोगे। और ये 3 सवाल है, आप करना। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जो भी इसका रिलेटेड डाउट होगा वो हम अगले सेक्शन में करेंगे और उस सेशन में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम स्फेरिकल मिरर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, असल में एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब उस हॉलो स्फीयर में एक जो एंड होता है, 2 फेसेस होंगे, 2 सरफेस होंगे। तो उस एक सरफेस को हम सिल्वर कर देते हैं। सिल्वरिंग कहने का मतलब है उसका पेंट कर देते हो, है ना। सिल्वरिंग करते हैं हम, और वो सिल्वर कहने का मतलब पेंट ऐसा नहीं कि रेड कलर का हमने पेंट कर दिया, येलो कलर का। सिल्वर इसलिए करते हैं कि वो शाइनी सरफेस बना देता है, जिससे कि रे जो है अगर जाती है उस पर इंसिडेंट करती है तो टकरा करके वापस आ जाएगी। ठीक है, सही है, इसलिए सिल्वरिंग करते हैं। तो इसलिए सिल्वरिंग करते हैं ताकि रे इससे बाहर ना निकल पाए। ठीक है, तो अगर इस एंड को मैंने सिल्वर किया है तो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो जाएगा। कॉनकेव का मतलब कुछ गड्ढा सा होगा, सही है। तो केव जैसा होगा, गड्ढा, केव गुफा होता है ना, तो केव का मतलब ऐसा ही, केव बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब उस तरीके से अगर हमने सिल्वरिंग यहाँ कर दी, देखो दोनों एक ही टाइप का है, पर हमने सिल्वरिंग अगर गड्ढे वाले केव वाले साइड में कर दिया तो दूसरा जो फेस रहा, जो दूसरा सरफेस रहा, वो आपका रिफ्लेक्टिंग होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होगा। तो अगर उभरा हुआ है तो उसको हम कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। सही है, तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। क्लियर है। अभी ऑब्वियसली ये 3 डायमेंशनल होगा और यहाँ पे 2 डायमेंशन में ऐसे ही दिखाया जाता है। अब टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या क्या टर्मिनोलॉजी है? पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब आपने 10th में भी सीखा है, तो जल्दी करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे इस पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? यह वह सेंटर है जो कि किसी भी स्फीयर का जो पार्ट रहा होगा, वो वाला आपका मिरर, उसका जो सेंटर होगा उस स्फीयर का, वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा इस मिरर का। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब आगे हम सीखेंगे फॉर्मूला वगैरह तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सही है, चलिए नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? मतलब जिस भी स्फीयर का वो पार्ट था, उस स्फीयर का जो भी रेडियस है वही उस कर्वेचर का भी रेडियस होगा, मतलब उस मिरर का भी रेडियस होगा। उस तरीके से पोल ऑफ मिरर है। पोल ऑफ मिरर उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ना, जो भी आपको दिख रहा है तो उसका जो मिड पॉइंट है उसी को हम पोल ऑफ पोल ऑफ द मिरर कहेंगे। सारी डिस्टेंस हम यहीं से मेजर करते हैं, पोल से ही मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ पे से मेजर करेंगे? वर्टिकल डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इसके प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा पोल और कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, उसको ज्वाइन करने वाला लाइन या जो भी एक्सिस है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। ठीक है, और उसके बाद एक है नॉर्मल। अब नॉर्मल किसको कहेंगे? कोई भी रेडियस कह लो, या तो कोई भी लाइन ज्वाइनिंग मिरर टू इट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द नॉर्मल। मतलब अगर आप यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करते हो, इसके सरफेस से लेकर के इसको मिलाते हो, तो इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल, है ना। तो ये भी एक नॉर्मल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का ये यहाँ से पी से सी तक की दूरी भी एक नॉर्मल के जैसा काम कर सकता है। ठीक है, यही नॉर्मल है। अभी नॉर्मल की क्या जरूरत है, क्यों नॉर्मल के पीछे पड़े हैं? अब आपको याद होगा कि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने सीखा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या सीखा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब जैसे मान लो लाइट रे यहाँ से पास करी, यहाँ पे वो टकराया, तो यहाँ पे टकराया तो अब वो किधर भागे? इधर भाग जाए या इसी लाइन में भाग जाए, या इधर भाग जाए, किधर, या इधर भागे? तो ये कैसे डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा, पहले आप एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर डिसाइड कर पाओगे तभी जाकर के वो आप डिसाइड कर पाओगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, तो इन विच डायरेक्शन इट हैज टू फॉलो। सही है, तो उसके लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करने के लिए आपको नॉर्मल जानना चाहिए। नॉर्मल, तभी हमें नॉर्मल की जरूरत पड़ती है। अब प्लेन सरफेस है तो नॉर्मल समझ आता है, हाँ भाई ये नॉर्मल है। जब ये कर्व सरफेस है तो नॉर्मल कैसा होगा? ऑब्वियसली कर्व सरफेस पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है ना। तो पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से आपको सिखाया गया होगा 9th 10th में। यहाँ पे जरूरत नहीं करने की, डायरेक्टली हमें मालूम है
कि रेडियस जो है हमेशा नॉर्मल ही होता है। तो रेडियस का मतलब यहाँ से लेके जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हम सी पॉइंट को मिला देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही नॉर्मल हो जाएगा। सही है, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब आप आराम से इंसिडेंस एंगल जो कि आई कहते हैं हम, तो ये वाली जो इंसिडेंट रे थी आई आर है ना, और ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल यही आई है। अब इसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली इधर नहीं जा सकता, बराबर एंगल नॉर्मल के दूसरे साइड बनाएगा वो, ये भी आई ही होगा, तभी पैरेलली इस तरीके से जाएगा। क्लियर है ना। खैर यहाँ पे एरो पे मत जाओ, फिलहाल मैंने जो बताया ऐसे भी ट्रू है, अगर इस तरीके से जाती है तो इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलो ये मुझे बताना था यहाँ पे। सही है, चलिए अब उसके बाद कुछ और टर्म है, जैसे कि सी, जो इसमें सी पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बता रहा है, जो एफ पॉइंट है उसको फोकस कहते हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे फोकस है क्या, वैसे पता होगा आपको, फिर भी रिकॉल हो जाएगा। अभी जो पी एफ का डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, जो पी सी का डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो पी पॉइंट है उसको पोल कहते हैं। तो अलग अलग जो भी टर्म्स हम यूज करने वाले हैं, जो लेटर यूज करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए किसके लिए क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम को रेफर करके आप ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये अगर ये एरो देखोगे तो गलत हो जाएगा उस हिसाब से, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको इंसिडेंट रे लिख देता हूँ, क्योंकि ये इस तरीके से दिख रहा है आपको, है ना, जाती हुई रे दिख रही है, और ये इधर से टकरा करके गई है, तो इसको आर आर रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, चलिए खैर। अब उसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, पैराक्सियल रे क्या होता है। जो देखो, वैसे पैरेलल रेज तो बहुत सारे होंगे, जैसे ये दोनों पैरेलल रेज है, तो वैसे पैरेलल रेज जो कि काफी करीब हो किसके, इस येलो वाली लाइन मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वैसे पैरेलल रेज जो किसके करीब हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पैरेलल रेज को हम क्या बोलेंगे, पैराक्सियल रेज। ठीक है, पैरा मतलब पैरेलल, और एक्सिया, एक्सिया दिख रहा है तो एक्सियर मतलब ऐसे याद रख सकते हो, एक्सिस के पास वाला। ठीक है, इसको पैराक्सियल रेज कहते हैं। अभी जो पैराक्सियल रेज है ना, जो पास, जैसे यहाँ पे ब्लू लाइन जो दिखाई गई है, ब्लू लाइन पैराक्सियल रेज है इसमें और इसमें, ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी जो जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो पैराक्सियल रेज आपने दिखाए, तो उसमें फिर से क्या होगा कि आपका टकराने के बाद कहीं तो निकलना है उसको, तो यही नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हो अगर समझने के लिए हो, तो ये नॉर्मल है, तो ये आई है तो उतना ही एंगल बनाएगा, तो एंगल ज्योमेट्री से बना करके देखा तो कुछ तो कहीं से इसने क्रॉस किया, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को काट दिया इसने, इंटरसेक्ट करा। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा उसने, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम फोकस कहते हैं, जहां पे वो काट करा। ठीक है, तो अब इस केस में पैराक्सियल रेज है तो इस तरीके से काटा। एक और हमने थोड़ा और ऊपर ड्रॉ किया, तो यहां से नहीं काटा, एफ से नहीं काटा, उसने और अंदर काटा। अब इसके ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, वो आपको जैसे भी आप बनाते हो इस तरीके से इधर ही जाना है इसको, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करके फॉलो करके हमने ये करवाया, तो यहाँ पे कट करा, उसने तो यहाँ से कट करा नहीं। नहीं, इसका मतलब यह है कि सारे के सारे पैरेलल रेज यहाँ से कट नहीं कर सकते, वही रेज यहाँ पे कट करेंगे, इस पॉइंट पे कट करेंगे जो कि काफी क्लोज होंगे, और वैसे रेज को हम क्या नाम देते हैं, पैराक्सियल रेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। पैराक्सियल रेज किसको कहेंगे, वैसे रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज है, उसी को हम पैराक्सियल रेज कहेंगे। और क्लोज है कि नहीं ये कैसे पता पड़ेगा, मतलब जो रेज समझ लो कि एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, जिसको हम फोकस कहते हैं, उसको पैराक्सियल रेज कहेंगे। मतलब वैसे जो क्लोज होते हैं ना, वही यहाँ पे कट करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे इस तरीके से रेज आ रही है, तो ये कहाँ से कट करेगी, यहीं पे। और ऑब्वियसली जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हर वक्त वैलिड होगा, उसी को फॉलो कराते हुए हमें रे ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती का मैंने यहाँ से पास करा दिया। क्लियर है। आप यहाँ पे भी देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर होगा, यहाँ से आप देखोगे तो ज्योमेट्री आप करके देखना। ठीक है, तो वैसे रेज का क्या नाम होगा, जो कि पैराक्सियल नहीं होंगे, जो कि एक पॉइंट पर नहीं काटेंगे, उनका नाम होगा मार्जिनल रे। क्या नाम होगा उसका, मार्जिनल रे नाम होगा। तो खैर ये नाम है, बस याद रखो, ऐसे ही करके पूछेगा नहीं। तो येलो वाली लाइन मार्जिनल रे है, और जो ब्लू वाली लाइन है उसको नाम क्या देंगे, पैराक्सियल रे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है ना। अब उसी तरीके से फोकस डिफाइन हुआ कि पैराक्सियल रेज जहां पे कट करें उसको मैंने फोकस कहा। ठीक है, अब पैराक्सियल रेज कौन से रेज होंगे, जो कि काफी क्लोज हैं, तो ये जो पॉइंट ए है काफी क्लोज है पोल के। और उस तरीके से एक और चीज आपको समझना है कि जो पी और एफ के बीच की दूरी है वही लिखा है यहाँ पे, उसको फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, तो इसमें फोकल लेंथ ऐसा हो गया। और इसमें क्या है, इसमें कट नहीं कर सकती, तो इसमें क्या क्या है होगा, इसमें लगेगा कि यहाँ से इमर्ज हो रही है, निकल रही है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है,
यहाँ पे कहाँ पे तो लिखा था, दे पास, और वो पास करेंगी या तो, और अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम, लगेगा कि वहां से निकल रही है, क्योंकि इसके दूसरे तरफ तो जा ही नहीं सकती ना रे। तो यहाँ से पैरेलल रे है, पैरेक्सियल रेज है, अब यहाँ से टकरा करके निकली कैसे, फिर से वही एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओ, यही है आपका, है ना। तो वो तो हर जगह वैलिड होगा, ऐसा नहीं कि कहीं लगेगा कहीं लगेगा, है ना। तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से निकली तो लग रहा है यहाँ से निकल रही है, तो इसको पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। तो ये मिरर के दूसरे साइड में होता है और इसमें मिरर के सामने ही होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो, अब जो फोकस है वो डिफाइन होता है पैरेक्सियल रेज के केस में डिफाइन होगा, और जो भी आगे के हम डेरिवेशंस करने वाले हैं फॉर्मूले के, वो सारे के सारे पैरेक्सियल रेज के लिए ही वैलिड है ना, दूसरे के लिए वैलिड नहीं है वो, क्योंकि इसी को यूज करके हम जो भी है डेरिवेशन करने वाले हैं और उन्हीं के लिए वो वैलिड है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद हम सीखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमें रे डायग्राम्स वगैरह करने होते हैं, जब आप सवाल करोगे इस पे न्यूमेरिकल्स, तो अलग अलग जगह पर हम अगर इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो अलग अलग जगह पर इमेज बनती है ना। तो वो फॉलो हम किस किस रूल को करेंगे, कैसे डायग्राम बनाएंगे, और उसको करने के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो 4 डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। देखो, रियल में जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पेंसिल हमने रखी है, तो उससे अनंत बहुत सारे रेज निकल रहे हैं, है ना। अब सब रे का जो रिफ्लेक्शन है वो होगा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वो फॉलो करके ही रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन हमें सारे रेज की जरूरत नहीं है ना। सारे हम ड्रॉ करके रे डायग्राम नहीं करने वाले हैं, उसका इमेज हम नहीं बनाने वाले हैं। तो यही 4 जो रेज हैं इसके बारे में हम श्योर होते हैं कि वो किस तरीके से रिफ्लेक्शन के बाद किधर को जाएगी वो रे, है ना। तो सबसे पहला है कि अगर पैरेलल रेज होगी, पैरेलल इंसिडेंट रे अगर होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बाद वो कहाँ पे कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वो एफ से होकर के गुजरेगी या एफ पे कट करेगी, सही है। और उसी का दूसरा तरीका, टाइम पास ही कह सकते हो उसको, वही है, पर ये याद है तो आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा तरीका कि अगर आपकी इंसिडेंट रे, इस तरीके से एरो दिखाया है, एरो दिखाना बहुत जरूरी है, जब आप नोट्स में लिख रहे होगे तो इस तरीके से एरो इसकी तरफ आ रही है तो इंसिडेंट हो गई रे ये। इंसिडेंट रे अगर फोकस के लाइन से पास हो रही है, फोकस से आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ गुजरेगी, पैरेलल जाएगी वो, किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस की। तो इसको लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये डायग्राम से कर सकते हो। आप 10th के बच्चे नहीं हो, ऐसे आप कर सकते हो, चाहो तो आप लिख लो, ठीक है, मैंने बोल दिया है। तीसरा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के रे गुजर रही होगी, तो कहाँ जाएगी वो, क्या फोकस से होकर गुजरेगी, नहीं, वो वहीं से गुजर जाएगी। क्यों, इसका रीजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या इसका रीजन है, ऐसा क्यों हुआ, है ना। ऐसा इसी से मिलता जुलता मैंने कल बताया था कि क्यों ऐसा होता है। तो आप इसका जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या होता है, क्यों ऐसा हो रहा है कि उसी से वापस जा रही है, रिट्रेस कर रही है, ठीक है। तो आप बताइए। उस तरीके से ये है चौथा, अगर मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस एंगल थीटा बना रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगी, थीटा, ठीक है, फॉर द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि सेम होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि क्यों होगा भाई, क्योंकि ये तो रेडियस है ना, यही तो नॉर्मल है, इससे एंगल नॉर्मल से अगर थीटा बना तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी तो थीटा बनाएगा ना, आई बराबर आर, ठीक है। तो यही था। अब दूसरा है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो उसमें वैसा ही है, पर इसमें लगेगा कि वहां से निकल रही है रे, बस यही अंतर है। तो देखो, तो पैरेलल रेज जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलेगी, ऐसा लगेगा हमें, प्रतीत ऐसा होगा कि वो फोकस से होके निकल रही है। उस तरीके से दूसरा, अगर फोकस के डायरेक्शन में आ रही होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। उस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आ रहा होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, इसका भी रीजन आपको बताना है। उस तरीके से अगर ये इंसिडेंट रे है और एंगल थीटा बना रही है ये, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी कितना होगा, थीटा। क्लियर है ना। तो चलो, यही था। अब नेक्स्ट लेसन में, ये आपका ओवर हो चुका है, नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे कि अलग अलग लोकेशन पे अगर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पे बनती है, और उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला भी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, नहीं कुछ आया समझ तो आप नीचे कमेंट करो, जो मैंने पूछा है आप जरूर बताओ। आप लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और दोस्तों के साथ, और उसको सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।